हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के एक न्यू सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में, जिसको हिंदी में अनुप्रयुक्त यांत्रिकी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। और इंग्लिश वाले जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी में पढ़ सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में हम आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। सो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज ही ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आने वाली सभी वीडियो का लिंक आपको प्रॉपर तरीके से मिलता रहे, इसके लिए आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स अनुप्रयुक्त यांत्रिकी में यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट ये फर्स्ट हेडिंग है हमारे इंट्रोडक्शन यूनिट में। तो इंजीनियरिंग यांत्रिकी की अवधारणा इसको हिंदी में बोलते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस। द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंस विच डील्स विद द लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशंस टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है कि इंजीनियरिंग यांत्रिकी अनुप्रयुक्त विज्ञान की एक शाखा है। इंजीनियरिंग यांत्रिकी अनुप्रयुक्त विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स के नियमों और सिद्धांतों के साथ साथ उनका प्रयोग इंजीनियरिंग समस्याओं का अध्ययन करने में किया जाता है। नेक्स्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच स्टडी द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इन एनी मैनर ऑन ए पार्टिकल और ए बॉडी। अनुप्रस्थ यांत्रिकी इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें हम किसी कण या वस्तु पर लगने वाले बाह्य बलों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। फिगर के माध्यम से समझ लीजिएगा, यहाँ पर कोई बॉडी है और उस पर बाह्य बल लगाया जा रहा है, तो उसके इफेक्ट को स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी को, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को। और जो फोर्स अप्लाइड होगा वो किसी भी मैनर में हो सकता है, या तो वो हॉरिजॉन्टली हो सकता है या फिर किसी एंगल पर इंक्लाइन हो सकता है। तो किसी भी मैनर में अगर किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसकी स्टडी करने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है अप्लाइड मैकेनिक्स की, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की। तो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें हम किसी कण या वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के प्रभावों का अध्ययन करते हैं, और वो बाह्य बल किसी भी मैनर में उस पर लगा हुआ हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, या हम मैकेनिक्स भी इसको सिंपली बोल सकते हैं। इंजीनियरिंग यांत्रिकी या सिंपली बोलेंगे यांत्रिकी। It is the branch of physical science which deals with the behavior of a body when the body is at rest or in motion। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, यानी कि जो मैकेनिक्स है वह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और व्यवहार कैसा हो, चाहे वो रुकी हुई हो और चाहे वो गतिशील हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर हम उस वस्तु का अध्ययन करेंगे तो वो करेंगे हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स के अंदर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जब वह या तो रुकी हुई हो या फिर गतिशील हो। अब देखते हैं इंजीनियरिंग जो होती है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वो दो टाइप की होती है। दो भागों में हमने उसको बांटा हुआ है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स और डायनेमिक क्या होती है इसको हम आगे पढ़ेंगे। डायनेमिक भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। डायनेमिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है काइनेमेटिक्स और सेकंड है काइनेटिक्स। तो इंजीनियरिंग यांत्रिकी टू टाइप में हमने डिवाइड की हुई है, स्थिर यानी कि हम बोल सकते हैं स्थैतिक, या फिर गतिकी यानी कि गतिशील। और इस डायनेमिक को हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो शुद्ध गतिकी और बल गतिकी। शुद्ध गतिकी को काइनेमेटिक्स बोलते हैं और काइनेटिक्स को बल गतिकी बोलते हैं। तो बात कर लेते हैं स्टैटिक्स के बारे में। स्थैतिक, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक। देखिएगा, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स which deals with the force and their effect
ध्यान से समझिएगा। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज एट रेस्ट। रेस्ट की बात हुई है, स्टैटिक यानी कि बॉडी स्थिर होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत विराम अवस्था में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि बलों का अध्ययन तो हम मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं, लेकिन अगर बॉडी स्थैतिक है यानी कि स्थिर कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है, तो हम उसका जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम स्टैटिक्स के अंतर्गत। और बात आती है डायनेमिक की, तो डायनेमिक को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट व्हाइल एक्टिंग अपॉन द बॉडीज इन मोशन। देखिएगा यहां पर बॉडीज एट रेस्ट था और यहां पर बॉडी इन मोशन है, बस यही अंतर है दोनों डेफिनेशन में। तो स्टैटिक में क्या होता है कि स्टैटिक के अंतर्गत क्या करते हैं हम कि विराम अवस्था में जो वस्तुएं हैं उन पर जो बल का प्रभाव होता है उनका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन डायनेमिक में क्या करते हैं? बलों का अध्ययन तो हम करते हैं, लेकिन बॉडी कैसी होती है? बॉडी हमारे मोशन में होती है। तो तब हम अगर उस पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे तो वो करेंगे हम गतिकी में, डायनेमिक में। तो इसको हिंदी में बोलेंगे, जो डायनेमिक था गतिकी, इसके अंतर्गत बलों के प्रभाव में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डायनेमिक्स। टू टाइप्स के होते हैं, डायनेमिक्स को हमने टू टाइप में कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट है काइनेमेटिक्स और सेकंड था हमारे पास काइनेटिक्स यानी कि शुद्ध गतिकी और बल गति में। फर्स्ट है शुद्ध गतिकी। शुद्ध गति के बारे में देख लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक। देखिएगा जो डायनेमिक है वो ब्रांच है मैकेनिक्स की, लेकिन जो शुद्ध गति की यानी काइनेमेटिक्स है वो ब्रांच है डायनेमिक की। तो इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक which deals with the bodies in motion without any reference to the force which are responsible for the motion। यहां से आप देखिएगा कि which deals the body in motion डायनेमिक का पार्ट है, तो इसलिए क्या है बॉडी मोशन में है। और यहां से डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा कि विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत केवल वस्तुओं की गति के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। हालांकि यह गति बलों के प्रभाव से उत्पन्न होती है, फिर भी बलों पर विचार नहीं किया जाता। यानी कि शुद्ध गतिकी में हम क्या देखते हैं कि हम केवल वस्तु का मोशन देखते हैं, ना कि उस पर लगने वाले बलों का इफेक्ट। जो भी हमारे पास अगर ये वस्तु है, इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं तो ये गति में आएगी, ठीक है, ये गतिमान हो जाएगी। लेकिन इसकी केवल गति को हम देखेंगे, गति का केवल अध्ययन करेंगे, ना कि इस फोर्स से। हमें इस फोर्स से कोई मतलब नहीं है, केवल हम इसके मोशन को एनालिसिस करेंगे, मोशन का अध्ययन करेंगे। अब बात कर लेते हैं काइनेटिक्स की, जिसको हम बोलते हैं बल गति। बल गति में क्या होता है? बल गति एकदम इसका उल्टा होता है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यानी कि डायनामिक्स which deals with the bodies in motion। अब यहां से डेफिनेशन चेंज होती है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत गति के साथ साथ, यानी कि हम बॉडी की गति को तो हम एनालिसिस करेंगे ही, उसके साथ साथ बल पर भी विचार किया जाता है। यानी कि हमने काइनेमेटिक्स में क्या देखा था? काइनेमेटिक्स में हम देख रहे थे कि जो भी हमारे पास वस्तु है, बॉडी है, उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके कारण जो मोशन प्राप्त हो रहा है, तो हम केवल उस मोशन पर अध्ययन कर रहे थे, ना कि उस बल पर, जिसके कारण वह मोशन हमें मिला। लेकिन जब हम काइनेटिक्स में जाते हैं, बल गति में जाते हैं, तो हम उस पर वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स है, जिसके कारण वह वस्तु मोशन कंडीशन में आई, गति कंडीशन में आई है, तो उसको यानी कि उस फोर्स को भी हम उसके साथ साथ अध्ययन करके चलेंगे, एनालिसिस करके चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि काइनेटिक्स और काइनेटिक क्या है। अब बात कर लेते हैं बल के बारे में। फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या है? एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैकेनिक्स के क्षेत्र में, यांत्रिकी के क्षेत्र में। तो हम इसकी डेफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं? द फोर्स इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फील्ड ऑफ मैकेनिक्स। द फोर्स इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फील्ड ऑफ मैकेनिक्स which may be defined as an agent which produce or tends to produce, destroy or tends to destroy motion। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी क्रिया जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करे या फिर उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करे, उसको हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी
ऐसा एजेंट, ऐसी प्रक्रिया जो किसी वस्तु के मोशन में रुकावट पैदा करे या फिर किसी स्थिर वस्तु को मोशन में ला दे। ठीक है, तो यहीं पर यह कहा गया है कि प्रोड्यूस और टेंस टू प्रोड्यूस, यानी कि उत्पन्न करे या फिर उत्पन्न करने का प्रयास करे। ठीक है, डेस्ट्रॉय और टेंस टू डेस्ट्रॉय, यानी कि खत्म करे या फिर खत्म करने का प्रयास करे। और किसको खत्म किया जा रहा है? मोशन को। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु अगर यहां पर स्थिर अवस्था में है तो उस वस्तु को मोशन में ला दे या फिर मोशन में लाने का प्रयास करे, उसको बल कहेंगे। या फिर अगर कोई वस्तु मोशन में है तो इसके मोशन को वो खत्म करने का प्रयास करे या फिर इसको खत्म ही कर दे, यानी कि उसको रोक दे, तो उसको हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे, फोर्स कहेंगे। अब कहने का मतलब यह है कि जो वस्तु जिस पर हम उस बल को लगा रहे हैं, यदि उस वस्तु का द्रव्यमान m है और उस वस्तु का जो त्वरण है, यानी कि जिस वेग से पर सेकंड में वो त्वरित है वो a है, तो वस्तु पर जो लगाया गया बल होगा वो उसके द्रव्यमान यानी कि m और उसके त्वरण a के समानुपाती होता है। ये बात याद रखिएगा कि फोर्स क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के जो मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणनफल होता है, उसके समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू ma, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान इंटू वस्तु का त्वरण। ठीक है, तो यहां पर इफ m इज द मास एंड a इज द एक्सेलरेशन, यदि m वस्तु का मास हो और a वस्तु का एक्सेलरेशन हो ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का, विच इज इन मोशन, जो मोशन में है, द फोर्स विच अप्लाई ऑन दैट बॉडी, तो क्या होगा? जो इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई होगा वो होगा F इक्वल टू ma। अब देख लेते हैं, इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, विच इज रिप्रेजेंट n, यानी कि जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। और यही जो है न्यूटन का दूसरा नियम कहलाया। न्यूटन के दूसरे नियम को अगर हम देखें तो क्या होता है कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अब देखिएगा, आपने पढ़ा होगा संवेग यानी कि मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई ऑन दैट बॉडी, यानी कि किसी बॉडी पर जो भी फोर्स अप्लाई किया गया है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट के। ठीक है, मोमेंटम के। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि जो भी उस बॉडी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि मोमेंट अपॉन टाइम के। तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मोमेंटम चेंज अपॉन में टाइम। तो F इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जब यहां पर हम प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो K आ जाएगा, तो K के मल्टीप्लाई में आ जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहां पर हम इससे कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है उसको हमने लिखा डेल्टा P से, और यहां पर डेल्टा T को जो लिखा वो लिखा हमने समय में परिवर्तन यानी कि चेंज इन टाइम। अब यदि हम k इक्वल टू 1 मान लें, यानी कि जो कांस्टेंट हमने प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हुए माना था उसको अगर हम 1 मान लें तो हमारे पास आ जाता है F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब देखिएगा, जो मोमेंटम होता है यानी कि P संवेग, उसको हम क्या लिखते हैं? द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर चेंज इन है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? मास तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी हो सकती है। तो चेंज इन वेलोसिटी में हम क्या लिख सकते हैं? अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी हम लिखते हैं, यानी कि हम लिखते हैं लास्ट वेलोसिटी, और यहां पर लिखते हैं हम स्टार्टिंग की वेलोसिटी। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? mv माइनस mu। तो इसका मतलब यह है कि डेल्टा P को हम क्या लिख सकते हैं? mv माइनस mu लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने डेल्टा P को mv माइनस mu लिखा और डेल्टा T को एज इट इज रखा। अब यहां पर हम m कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v माइनस u अपॉन डेल्टा T। अब यहां पर देखिएगा, ये जो है ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि वेलोसिटी का जो अंतर है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा T। अब यहां पर डेल्टा v अपॉन डेल्टा T यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? एक्सेलरेशन कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की जगह पर ए, तो एफ इक्वल टू एम ए हो जाएगा। यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी है पर सेकेंड, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर एक्सेलरेशन कहलाती है। तो यहां पर हमने ए लिखा तो एफ इक्वल टू एम ए आया। अब यहां पर अगर हम बात करें मात्रक की, तो एम यानी कि जो द्रव्यमान है, मास, उसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये किसमें होता है? ये एसआई में होता है। अब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हम बोलते हैं न्यूटन, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस कैपिटल एन से, ठीक है। याद रखिएगा कि कैपिटल एन से वही यूनिट्स डिनोट की जाती हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम से स्टार्टिंग हो। जैसे न्यूटन है, न्यूटन एक साइंटिस्ट है, तो उनके नाम से जो भी यूनिट शुरू हो रही है, जो न्यूटन हम यूनिट मानते हैं, उसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं बल का जो मात्रक है वो सीजीएस में, यानी कि सीजीएस में बल की यूनिट क्या होती है? तो किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज कर देते हैं और मीटर को हम सेंटीमीटर में कर देते हैं, समय को सेकंड में ही रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं डाइन, ठीक है। तो सीजीएस में बल का मात्रक, सीजीएस में जो फोर्स की यूनिट होती है वो होती है डाइन। तो बल का आप देखिएगा एमकेएस में, ठीक है, एमकेएस में जो यूनिट होती है फोर्स की वो क्या होती है? केजीएफ होती है। और याद रखिएगा 1 केजीएफ इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन, और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। इन दोनों नोट को आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको सबसे ज्यादा इस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है दाब यानी कि प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted on a surface per unit area. The amount of force exerted on a surface per unit area is called pressure. The ratio of the force to the area, the ratio of the force to the area, कौन सा एरिया है? over which the force is acting, यानी कि जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है वो वाला एरिया, ठीक है। तो फोर्स और एरिया का जो रेशो होता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। हिंदी में कैसे कह सकते हैं? किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई हमारे पास ये वस्तु है, ये इसका सरफेस है, मान लिया इसका एरिया कितना है? ए है, और इस पर ये एक फोर्स लग रहा है, यानी कि इस सतह के लंबवत फोर्स लग रहा है P, ठीक है। तो P अपॉन ए क्या कहलाएगा? हमारा प्रेशर कहलाएगा। तो फोर्स को हमने F से अगर डिनोट करें, यानी कि प्रेशर, तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो यहां पर हम F से अगर इसे डिनोट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? F अपॉन ए आ जाएगा। तो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, यह कैसी है? एक सदिश राशि है। अब इसके मात्रक की बात कर लें, यूनिट की बात कर लें, तो हमारे पास क्या आता है? देखिएगा मात्रक किस तरीके से निकालते हैं। जब हमने देखा कि F अपॉन ए आ रहा है, ठीक है, तो F की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? न्यूटन, और A की यूनिट कितनी होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा। अब प्रेशर यानी कि दाब का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है? फोर्स यानी कि बल अपॉन एरिया यानी कि क्षेत्रफल, बल अपॉन क्षेत्रफल बोल सकते हैं, या फोर्स अपॉन एरिया। तो P इक्वल टू, यानी कि दाब को, प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, फोर्स को F से, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल को हम A से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास बन जाता है P इक्वल टू F अपॉन A। अब इसकी यूनिट की बात करें तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। अब देखिए यहां पर हमने कुछ नोट पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। SI यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की जो SI यूनिट है, यानी कि SI पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। SI पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल हम लिखते हैं। याद रखिएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा पास्कल देता है, तो पास्कल को हम न्यूटन पर मीटर में चेंज कर लेंगे, या वो पूछ लेता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो देता है, लेकिन वो कह देता है कि जो प्रेशर है, जो दाब है, उसकी जो वैल्यू आपको निकालनी है वो पास्कल में निकालनी है। तो हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को फिर से पास्कल में चेंज करना होता है, इसलिए आप इस क्वांटिटी को इन
फैक्टर्स को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ प्रेशर यानी कि दाब के प्रकार की। दाब कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर हमने दाब को 4 कैटेगरीज में बांटा है। 4 प्रकार के दाब हमने आपको दिखाए हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। सेकंड है एब्सोल्यूट प्रेशर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष दाब। थर्ड है गेज प्रेशर, गेज प्रेशर को गेज प्रेशर ही बोलेंगे। वैक्यूम प्रेशर यानी कि जिसको हम बोलते हैं निर्वात दाब। इनके बारे में जो डीपली हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वर्क। वर्क को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। When a force applied on a body, when a force applied on a body and some displacement is generated in that body, the scalar product of the force and displacement generated is called work. कैसे कहेंगे, when a force applied on a body and some displacement is generated in that body, the scalar product of force and displacement generated is called work. जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें कुछ विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के जो अदिश गुणन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उस वस्तु पर किया गया कार्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक ये बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाने पर बॉडी यहां पर हमें पहुंचे मिली। ठीक है, यहां पर हमें यहां पर ये बॉडी हमें पहुंचती हुई दिखाई दी, यानी कि इस पोजीशन से ये बॉडी इस पोजीशन पर आ गई है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने देखी तो ये है हमारे पास d। तो d डिस्टेंस, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, d हुआ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो होता है जहां पर वस्तु पहुंच गई है उस पॉइंट से और प्रारंभिक बिंदु यानी कि जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था उसके बीच की मिनिमम दूरी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है F और जो इसने यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना है, वो कितना है A, यानी कि D को हम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे D से। तो F इंटू D यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। तो कार्य को हम कहते हैं W से, बल को हम कहेंगे F और विस्थापन को हम बोल रहे हैं D। तो हम फॉर्मूला जैसे ही बनाएंगे हमें पास आ जाता है W इक्वल टू एफ डी, यानी कि कार्य इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन जो होता है वो कार्य होता है और इसकी यूनिट हम देखें तो न्यूटन मीटर हो जाती है। कैसे, फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, एक बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। डी यानी कि विस्थापन, एक दूरी है, दूरी का मात्रक हमेशा मीटर होता है। या तो हम मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किस में भी नाप सकते हैं, एमएम में भी नाप सकते हैं। तो यहाँ पर एसआई पद्धति में हम लेते हैं तो न्यूटन और साथ में मीटर आ जाता है, यानी कि जो डिस्टेंस है उसका मात्रक मीटर होगा। तो एसआई पद्धति में जो मात्रक होगा कार्य का वो क्या होगा, न्यूटन मीटर, और जिसको हम बोलते हैं जूल। याद रखिएगा, न्यूटन मीटर को ही हम जूल बोल सकते हैं। कह सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल होता है। याद रखिएगा, 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल। इसी तरीके से सीजीएस में जो कार्य का मात्रक होता है, वर्क की यूनिट होती है, वो होती है अर्ग। याद रखिएगा, अर्ग सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। अब यदि बल थीटा कोण पर लगा हो, यानी कि एक इंक्लाइन जो हमारा बॉडी का सरफेस है उसके इंक्लाइन फॉर्म में अगर फोर्स लगा हो, जैसे आपको यहां पर दिखाया गया है, ये एक ब्लॉक है ए, इस पर एक फोर्स लगा है इस तरीके से। अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल से देखें तो ये थीटा एंगल बनाता हुआ इस पर फोर्स लग रहा है। ये फोर्स इस वस्तु को यहां पर ले आया बी पोजीशन पर। बी पोजीशन पर जब ये फोर्स यहां पर ले आया है तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डी। और देखिएगा हम F वही लेते हैं जो विस्थापन के यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। तो यहां पर देखिएगा ये तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, तो हम इसको कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं। एक कंपोनेंट यहां पर आएगा, एक कंपोनेंट यहां पर आएगा। तो इस F का जिस साइड में थीटा होता है उसमें F cos थीटा लिखते हैं, यानी कि थीटा वाली साइड में cos थीटा आता है और जहां पर जिस साइड में थीटा नहीं होता उसमें साइन थीटा आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा। तो देखिएगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डायरेक्शन में कौन सा है,
F cos थीटा फोर्स है, तो हम F इंटू डी में कौन सा फोर्स लेंगे, F की जगह पर F cos थीटा लेंगे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F cos थीटा इंटू डी। तो यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल टू F D cos थीटा, और जहां थीटा क्या है, बल और विस्थापन के मध्य कोण है, बल और विस्थापन के मध्य कोण। तो यहां पर हम अगर कोई भी वैल्यू हमें इंक्लाइन फोर्स की दिख जाए, किसी बॉडी पर इंक्लाइन फोर्स लगा हुआ है और वो हमसे कार्य की गणना करने को कह रहा है, कार्य को डिफाइन करने के लिए कह रहा है, तो हम फॉर्मूला रखेंगे एफ डी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू वह रखेंगे जो विस्थापन और फोर्स के मध्य कोण होगा, उसी को हम थीटा कहेंगे। अब थीटा की कंडीशन पर यहां पर कुछ नोटिंग पॉइंट आते हैं जो हमने आपको बताए हैं। देखिएगा, थीटा इक्वल टू अगर 90 हो जाता है, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये जो फोर्स है ये यहां पर लगता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 हुआ, तो तब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। यानी कि 0 क्यों होगा, जब इस वस्तु में यहां तक आने का कोई चांस ही नहीं है, यानी कि इस वस्तु को फोर्स लगाया जा रहा है ऊपर की तरफ को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है इधर की साइड, लेकिन फोर्स इस साइड लग रहा है, तो यानी कि ये कितना ही फोर्स लगाई ये ऊपर ही जाएगी, ये ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट किसी भी साइड नहीं होगा। तो यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन ऑलवेज 0 होगा। अब देख लेते हैं थीटा और फोर्स, थीटा और यानी कि जो विस्थापन है और फोर्स है उसके बीच अगर एंगल हो जाता है थीटा 180, अगर 180 एंगल हो जाता है विस्थापन और फोर्स यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है उनके बीच में एंगल अगर 180 हो जाता है, तो वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा से, ये एफ डी है, एफ डी कॉस थीटा हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर हम क्या रखेंगे 180, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। अब देखिएगा जो ये क्वाड्रेंट है यहां पर होता है 0, 90, ये 180, ये 270 और ये 360 होता है। यहां से 0 से 90 में, यानी कि 90 प्लस अगर हम चलेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में साइन हमेशा प्लस का होता है लेकिन कॉस जो है वो माइनस का हो जाता है, तो क्या हो जाता है कॉस 90 प्लस 90, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश में आने पर ये क्या हो जाता है, माइनस साइन 90 लिखेंगे, क्योंकि 90 है तो 90 क्या करता है, कॉस को साइन में, साइन को कॉस में चेंज कर देता है, तो कॉस 90 प्लस 90 यानी कि कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 90 आ जाएगा। अब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एफ इंटू डी, यानी कि जो वर्क डन है वो कैसा आया, वो आया हमारे पास निगेटिव, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि 0 से 90 के बीच में अगर थीटा हमको मिले तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और 90 से 180 के बीच में अगर हमको थीटा मिलता है तो हमारे पास आ जाता है निगेटिव वर्क। अब यदि थीटा का मान देखिएगा, हमने यहां पर बताया गया थीटा का मान 0 और 90 के बीच में हो तो वर्क डन पॉजिटिव आता है, और थीटा का मान अगर 90 से 180 के बीच में हो तो वर्क डन कैसा आता है, निगेटिव आता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं पावर की, यानी कि जो शक्ति होती है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, याद रखिएगा, कार्य करने की दर यानी कि कितने टाइम में कितना कार्य हो रहा है, हम उसको उस वस्तु की पावर कहेंगे, शक्ति कहेंगे। कोई मशीन है वो क्या कर रही है, 1 घंटे में 20 किलोवाट, यानी कि कोई टरबाइन है वो 1 घंटे में 20 किलोवाट पावर जनरेट कर रही है, यानी कि बिजली जनरेट कर रही है, तो हम उसको पावर कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि कोई इंसान 1 घंटे में 20 शुगर की जो बोरी होती है उनको 20 को एक साइड से दूसरी साइड में रख देता है, तो हम क्या कहेंगे कि पर सेकंड में वो जितना कार्य कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसकी पावर कहेंगे, शक्ति कहेंगे। तो कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं कि वर्क डन पर सेकंड इज कॉल्ड पावर। वर्क डन पर सेकंड इज कॉल्ड पावर, कह सकते हैं कि जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो कार्य अपॉन समय, यानी कि कार्य और समय का क्या होता है, रेशो होता है, कार्य पर सेकंड यानी कि वर्क पर सेकंड, कितने समय में कितना कार्य हो रहा है। तो पावर को यानी कि शक्ति को हम लिखेंगे P से, और कार्य को W से लिखते हैं, समय को T से, तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू W अपॉन T, और W का जो मात्रक होता है यानी कि जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है, और टाइम का सेकंड होती है। अब देखिएगा जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को हम वॉट कहते हैं, तो शक्ति यानी कि पावर का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है वो क्या होती है,